अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन सी, पेज नंबर 85 है इसका। तो इसका इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैं पहले अपलोड कर चुका था। अब ये जो है ये अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके इसकी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। पेज 85 है, चैप्टर 13। इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ डीवीएस में 20 सेंटीमीटर। एक थंब पिन है जो कि पोजीशन, मतलब पोजीशन से मुराद ये नहीं कि इस जगह पर कहीं रखी हुई है, जो कि 15 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है जिसकी जो आउटर साइड होती है वो शाइनी होती है, मतलब जो उसके ऊपर रेस जाकर जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, कन्वर्ज नहीं होती किसी एक पॉइंट के ऊपर, मतलब जमा नहीं होती किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इसलिए इसका फोकस जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो इसमें फोकस बनता नहीं है, क्योंकि डाइवर्जन हो रही होती है सारी जितनी भी रेज होती है। और आगे लिखा हुआ है ऑफ अ फोकल लेंथ डीवीएस की 15 सेंटीमीटर। इसकी एक इमेजनरी फोकल लेंथ होती है आगे, ठीक है, जो कि आगे यानी कि बिहाइंड द मिरर होगी। डिटरमिन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मालूम करना है आपको पोजीशन और नेचर मालूम करनी है इमेज की। तो इमेज तो इसके ऊपर हम गेट नहीं कर सकते, तो इसका इमेज जो होता है स्क्रीन पे हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसलिए इसका जो इमेज है वो वर्चुअल होता है, कि इसमें इमेज जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है, स्क्रीन पर हम उसको हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल कहलाता है, मतलब रियलिस्टिक नहीं होता। अच्छा, अब इसके डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, यानी द थंब पिन की पोजीशन जो दी हुई है उसको हम पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी से, जो कि 15 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में। सेकंड जो है उन्होंने फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ जो है इसमें 20 सेंटीमीटर है, लेकिन आप उसको माइनस की साइन के साथ लिखिएगा। और डिटरमिन द पोजीशन पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर मालूम करनी है। इमेज की दो चीज़ें मालूम करनी है आपको, रिक्वायर्ड में लिख लीजिए। एक तो आपको क्यू फाइंड करना है, और दूसरा ये है कि नेचर ऑफ इमेज हमें बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको इसलिए दे दी थी ताकि आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता चल जाए कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है। ये मैंने इसलिए डायग्राम बनाई थी आपकी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला मिरर ऑफ इक्वेशन ऑफ मिरर है। इक्वेशन ऑफ मिरर की आप चाहे हेडिंग डाल लें या डायरेक्ट फार्मूला लिख लें। 1/f इज इक्वल टू 1/स्मॉल p प्लस 1/स्मॉल q। ये इसकी मिरर ऑफ इक्वेशन है। 1/f हमें जो है वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 20। माइनस की साइन हम खुद लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो Q और F की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी F की वैल्यू भी हम नेगेटिव लेते हैं और Q की वैल्यू भी हम नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, Q की वैल्यू तो हमें इसमें दी भी नहीं है। Q तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है इसमें, उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1/p 15 हो जाएगा, और प्लस 1/q एज इट इज़। ठीक है, अब 1/15 जो है इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस की साइन के साथ आ जाएगा, माइनस का 1/15 बन जाएगा ये। तो इक्वल के राइट साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/q। अब इन दोनों को जो है बटरफ्लाई रूल जो है 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और माइनस का 15, और 20 को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस का 20, और 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो है ये बन जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 1/q। ये बड़ा शॉर्टकट मेथड है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस का 35/300 इज इक्वल्स टू 1/q। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड पे जो वैल्यू है वो जो है इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, 300 ऊपर चला जाएगा, और 35 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/q। तो उसको डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सॉरी ये आ जाएगा q और अपॉन 1। इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। तो q की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब जो है वो बाकी का काम हम जो है वो यहाँ कर लेते हैं। इसके नीचे नेचर ऑफ बतानी है आपको, नेचर ऑफ मिरर। नेचर ऑफ मिरर जो है वो वर्चुअल होगी इसकी, क्योंकि इसका जो है वो इमेज फॉर्म नहीं होता है ऑन द स्क्रीन, इस वजह से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका रीजन है। स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर, स्पेसिमेन से मुराद कोई सैंपल है, अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो उसकी बैक साइड पर जो है ये इमेज जो है फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। अगर इन फ्रंट अगर ये इमेज फॉर्म होता तो फिर पॉजिटिव होता, लेकिन ये बिहाइंड इसमें लिखा हुआ है, तो हम इसकी जो क्यू की वैल्यू है वो माइनस की साइन के साथ लेंगे। डाटा बनाते हैं इसका। क्यू है इसमें माइनस का 11.5 सेंटीमीटर। ये जो है इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, विद अ फोकल लेंथ दी हुई है इसमें 13.5। फोकल लेंथ इसमें दिखी हुई है 13.5 सेंटीमीटर। और फाइंड द स्पेसिमेन, डिस्टेंस मालूम करना है, यानी ऑब्जेक्ट जो भी है ये, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं, एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है इसमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
इस डिस्टेंस ऑफ स्पेसिमेन फाइंड करना है। तो मिरर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। आपका फार्मूला जो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। f की वैल्यू क्या है हमारे पास 13.5 हो गई। अच्छा, फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी, नहीं फोकल लेंथ माइनस में नहीं आएगी, फोकल लेंथ प्लस में आएगी, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। क्योंकि मिरर सिर्फ जो है वो बिहाइंड द मिरर जो है वो फॉर्म हो रहा है, इस वजह से इसको हमने माइनस की साइन के साथ लिया। बाकी जो फोकल लेंथ है 13.5 वो एज इट इज आ गई, और इज इक्वल टू 1/p हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा। प्लस का है इसमें, प्लस की साइन है आगे, तो हमने लिख दी है 1/, अब q की वैल्यू जो है माइनस का 11.5 आ रही, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे चल के अगले स्टेप में। यहाँ कर लेते हैं बाकी का काम। 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि q की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस की साइन के साथ ले रहे हैं। अच्छा, q की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, अब q नहीं लिखेंगे, 11.5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का 1/11.5 जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस की साइन के साथ आ जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, 11.5 हो गया, और 1/p एज इट इज़। अब इन दोनों का हम जो है वो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, 11.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.5 ही रहेगा प्लस की साइन। 13.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अच्छा, अब जो नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 155.2 आ रहा है, इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से करना है। 11.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 13.5 को भी इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ऊपर चूंकि बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा दी, और डिवाइड में जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब इन दोनों को ऐड करते तो आता है 25.0, जीरो हम लिखते नहीं है पॉइंट के बाद, तो 155.2 इज इक्वल टू 1/p आ रहा है। अब इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 155 जो है ऊपर चला जाएगा, और 155.2 ऊपर चला गया, और 25 डिवाइड में आ गया। अब p जो है ऊपर चला गया, स्मॉल p, और अपॉन में 1 आ गया, अपॉन में 1 हम नीचे डिवाइड में लिखते नहीं है। तो हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, डिवाइड करने पर आ रही है 6.21 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है तो मैं इसका आंसर ऊपर लिख लेता हूँ। p जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ जो स्पेसिमेन आ रहा है वो आ रहा है 6.21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद। स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 है, कॉन्वेक्स मिरर है, यूज फॉर रियर व्यू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया भी था किस तरह का होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये ऐसी सड़कों पे लगा हुआ होता है जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ जो है सड़कें जो होती हैं वो उनकी टर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी का पता नहीं चल रहा होता, तो इसका एक वाइड व्यू होता है बहुत, यानी कि ये दूसरी साइड पर भी हम इससे आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, इसलिए वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। तो यहाँ दिया हुआ इन्होंने, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर दिया हुआ, 4.00 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद तो जीरो है, तो 4 मीटर ही लिखेंगे इसको। डाटा बनाते हैं इसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो वो बराबर दिया हुआ है इन्होंने 4 मीटर, 4 हाँ मीटर में दिया हुआ, 4 मीटर में दिया हुआ है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड फ्रॉम दिस मिरर, यानी कोई बस है जो कि उसमें दिखाई दे रही है उस मिरर के थ्रू, तो वो जो है कितना दूर है, यानी कोई ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, बस से मुराद ये कि ऑब्जेक्ट है, तो ये p की वैल्यू है। ठीक है, p की वैल्यू है ये, और ये कितनी दी हुई है 5 मीटर, जो बस लोकेट हो रही है उसके अंदर जो दिखाई दे रही है हमें वो 5 मीटर। फाइंड द इमेज पोजीशन, अब इन्होंने इमेज की पोजीशन मालूम करने के लिए कहा है, तो हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, ये हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, नेचर और साइज भी बताना है भाई, नेचर और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें इसमें दिया हुआ क्या है, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। तो नीचे तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं। चले, फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। फोकल लेंथ और जो है रेडियस का आपस का ताल्लुक ये है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड किया जाए तो वो फोकल लेंथ के बराबर होती है, हाफ होता है, फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। यानी कि अगर एक मिरर है उसको अगर हम फर्जी तौर पर ये बात करते हैं कि ये एक सर्किल का हिस्सा है, तो उसका जो बिल्कुल बीच में जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इसकी हम बात करते हैं कि एक रे होती है जो बिल्कुल मिरर के सेंटर में आ रही होती है, उसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। तो अगर इसको हम सर्किल को पूरा बना लेते हैं तो इसका जो सेंटर बनता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसकी जो हाफ लेंथ होती है वो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ है। और ये जो जो हम इमेजनरी जिसको जो यानी कि जिसका पार्ट है ये जो स्फेरिकल मिरर जिस सर्किल का पार्ट होता है उसका जो सेंटर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इस लिहाज से हम बोलते हैं कि फोकल लेंथ बराबर है r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, 2 से डिवाइड किया तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा इसके सामने लिख देता हूँ, 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे इसमें मिरर इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
और इसमें मिरर जो यूज़ हुआ हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ की जो हम वैल्यू रखेंगे वो -2 रखेंगे, इज इक्वल टू 1/p एज इट इज़। नहीं, पी की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, और प्लस 1/q, क्यू हमें दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हम क्यू को ऐसे ही लिख रहे हैं। और माइनस का 1/2 और 1/5 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल के राइट साइड पे रह गया हमारे पास 1/q। इन दोनों को जो है हम सॉल्व कर देते हैं, जैसे मैंने पिछले सवालों में किया। 5 1 5 हो जाएगा माइनस का 5, 2 1 2 हो जाएगा माइनस का 2, और डिवाइड में जो दोनों वैल्यू 5 2 10 इज इक्वल टू 1/q। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करते हैं, 5 और 7 मिलाकर माइनस का 5 माइनस का 2, ये हो गया आपके पास 10/-7। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट नहीं करता आपको समझ में नहीं आएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया, सेम साइन है, -7/10 इज इक्वल टू 1/q। अब हम इसका रेसिप्रोकल आप कर देते हैं तो q ऊपर आ जाएगा और इसमें 10 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे, और माइनस की साइन एज इट इज लगा देंगे। तो q की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 10 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आ रहा है माइनस का 1.428 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ इसका यूनिट, तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें अगली जो बात इन्होंने पूछी है, नेचर। तो नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे हेडिंग डाल दें नेचर ऑफ इमेज, और बता दें क्या होगी, वर्चुअल है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका जो है वो इमेज जो है हम हासिल नहीं कर सकते स्क्रीन पर, तो इसलिए यहाँ वर्चुअल लिखेंगे। अच्छा, और उसके बाद अगली क्या चीज़ पूछी है उन्होंने, साइज़। तो साइज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू Q/P। क्यू की वैल्यू क्या है, ये आपके पास माइनस की साइन को इग्नोर कर दें, इसमें 1.428 को p से आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है, एक मिनट डिवाइड करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। 1.428 डिवाइडेड बाय p कितना है 5, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.28 टाइम्स, क्योंकि ये साइज़ है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें इसमें बतानी थी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आगे लेंसेज पर है। तो लेंसेज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्स करता है, डाइवर्जिंग करता है, यानी इसका जो लाइट है वो फोकस नहीं करता, यानी जो लाइट है वो एक जगह पर जमा नहीं होती, डाइवर्ट हो जाती है, यानी बिखर जाती है उसमें। और ये सेंटर से क्या होते हैं, तो थिक होते हैं, थिन होते हैं, और जो उसकी एजेस यानी किनारे हैं वो हमें मोटे नजर आ रहे हैं, थिकर होते हैं, थिकर एट द कॉर्नर। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, फोकस करते हैं लाइट को, यानी कि लाइट जो जो रेज होती हैं वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है इसमें, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है वो थिकर होता है, इस तरह से आपको दिखेगा, ये इस तरह का लेंस होता है, और इसकी जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होते हैं, लाइट जो है इसमें फोकस नहीं करती है लाइट को, तो इस वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और क्यू की वैल्यू जो है हमेशा हमेशा इसमें माइनस की साइन के साथ हम लिखते हैं, इसकी जो भी वैल्यू होती है, इमेज की जो वैल्यू होगी। और जबकि जो कन्वेक्स लेंस है इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है, लेकिन सब पोजीशंस ऐसी होती है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से इसमें भी जो है वर्चुअल इमेज हो जाता है। यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस जो है इसका जो फोकल लेंथ से ज़्यादा यानी कि लेंथ पर रखा हुआ है तब तो वो रियल होगा, और अगर लेकिन फोकल लेंथ के करीब या उससे कम डिस्टेंस पे आ जाएगा तो वो भी इसमें भी वर्चुअल हो जाता है कन्वेक्स लेंस में। लेकिन हम जो है वो डिपेंड करता है कि इसमें क्या क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी, इस लिहाज से उसकी नेचर बताएंगे कि रियल है या वर्चुअल है। तो प्रॉब्लम करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और उससे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कि वो किस जगह पर रखा हुआ है, अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कितना दूर है कन्वर्जिंग लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया इन्होंने, तो 15 सेंटीमीटर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगली लाइन में देखते हैं, डिटरमिन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा भाई, इसमें जो रिक्वायर्ड है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो पोजीशन ऑफ इमेज इन्होंने मालूम की, पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता है क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज जो होता है हमारा वो हमारा क्यू होता है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, वो हमें मालूम करना है। एक नेचर बतानी है आपको, नेचर ऑफ इमेज क्या है वो भी बात बतानी है। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसने पूछी है। तो फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, फार्मूला वही है हमारा मिरर इक्वेशन का फार्मूला। फार्मूला की हेडिंग डालते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो f हमें इसमें क्या दिया हुआ है, f की वैल्यू लिखी हुई है इसमें 1/f जो है हमारा हो जाएगा 1/10, ठीक है। और इज इक्वल टू 1/p जो है वो 15 आ गया, और q एज इट इज आ जाएगा, q हमें मालूम करना है, अब हम बाकी काम हम आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/10 एज इट इज, और 1/15 जो है उधर जाकर माइनस का 1/15 बन जाएगा, इज इक्वल के राइट साइड पे 1/q एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो फोकल लेंथ जो है हमारी कन्वर्जिंग लेंस है ये। तो स्टूडेंट अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एज इट इज, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 एज इट इज, 10 1 10, और माइनस की साइन बीच में तो ऐसे लगा देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यू हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 150 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/q, माइनस करते हैं 15 माइनस 10 किया 5/150 इज इक्वल्स टू 1/q। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, q हमारा बराबर आ जाएगा 150/5 के, तो 150 से 5 को डिवाइड किया तो 5 3 जा
30 हो गया, ये 30 सेंटीमीटर का हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया, या पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। और उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, नेचर हमें बतानी है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। अच्छा, साइज भी इन्होंने पूछा है, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो साइज जो है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए, साइज के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, नीचे यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर ही कर देता हूँ मैं। तो साइज़ के लिए हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं, एम बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन पी के बराबर होता है। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, अभी हमने निकाली है 30, पी इन्होंने कितना दिया हुआ 15। तो मैग्नीफाइड ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 सेंटीमीटर इसकी जो है, सेंटीमीटर तो खैर नहीं इसका यूनिट होता है क्योंकि ये टाइम्स में होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आंसर में जो है सेंटीमीटर लगाया हुआ है। तो साइज़ में हम बताते हैं कि 2 टाइम्स आ रहा है या 3 टाइम्स आ रहा है, इस तरह से साइज़ बताया जाता है। मैग्नीफिकेशन का यही फार्मूला होता है। तो 2 टाइम्स इसका यूनिट होगा, मतलब साइज़ में हम यूनिट नहीं लिखते कितना सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे जो चीज़ है, आखिरी जो है इन्होंने जो बात पूछी है वो है नेचर। तो नेचर क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस का मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेचर ऑफ लेंस लिख दें यहाँ पे। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। हालांकि इन्होंने लेंस के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस बताया है, तो आप समझ जाइएगा कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट। अब हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो है कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ दी हुई है। कॉनकेव लेंस बताया इसमें जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो था उसमें था कन्वर्जिंग था, तो हमने कौन सा लेंस बताया था पहले वाले सवाल में, वो हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है जो डाइवर्स करता है लाइट को। इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, फॉर्म करता है इमेज 15 सेंटीमीटर के। अब चूंकि ये कॉनकेव लेंस है तो इसमें जो इमेज है ना उसकी वैल्यू वो नेगेटिव साइन में हम लिखेंगे। अच्छा, तो डाटा बनाते हैं इसका। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है एक फोकल लेंथ दी हुई है इसमें, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और इमेज यानी जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर है इसमें। डिटरमिन करना है पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द लेंस। हाउ फार मतलब कितना दूर है ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन बतानी है फ्रॉम द लेंस। तो रिक्वायर्ड हमारी जो है वो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पावर ऑफ लेंस है, ये अभी पहली दफ़ा आया है इन सवालों में। पावर ऑफ लेंस हमें मालूम करना है, एक तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो है वो इन्होंने क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको पी से डिनोट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी। तो सबसे पहले मिरर इक्वेशन लगाते हैं इसमें। नीचे जगह नहीं है तो मैं राउंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये मिरर इक्वेशन है, तो 1/f 20 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू p हमें मालूम करना है, p को हम ऐसे लिख लेते हैं 1/q। q की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, हम माइनस का 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस का 1/15 बन जाएगा, ये बाकी सब कुछ मैंने ऐसे उतार लिया। अब माइनस का 1/15 उधर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/p। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 एज इट इज आ गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 एज इट इज आ गया। डिवाइड में जो कुछ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो 300 वैल्यू आ गई इसकी 1/p, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बाकी। रेसिप्रोकल करा तो p ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, डिवाइड में 1 हम लिखते नहीं है, और 300 ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या यहाँ पे 20 को 15 के साथ प्लस किया तो 35 आ गया। जब 300 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट, इन दोनों को डिवाइड किया 300 को 35 से, तो जो हमारा पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आंसर इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें डिटरमिन द पोजीशन, सॉरी डिटरमिन द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का आंसर दिया हुआ है, तो आप परेशान मत हो। तो इन्होंने दूसरा आंसर नहीं दिया क्योंकि इन्होंने रिक्वायर्ड में दो चीज़ें पूछी है, तो ये हमने पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाला है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मालूम किया है, हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ये दूसरा जो इसका रिक्वायर्ड है ये उसका आंसर। अब जो इसमें पहली बात कही थी पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस की आप हेडिंग डाल दें, पावर ऑफ लेंस। तो कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं, और ये अच्छा, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज जो इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और पावर ऑफ लेंस को कैपिटल पी से, तो ये बराबर होता है 1/f के। तो 1/f यानी जो भी आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू है, आप उसको 1 को 20 से हम डिवाइड कर देते हैं, उसका आंसर आ रहा है आगे 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05। तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.05, इन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू द वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। अब इन्होंने जो है इसमें बताया कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इससे मुराद ये है कि जो लाइट जो है वो एयर से वाटर में इंटर हो रही है, तो उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस मीडियम से लाइट जो है ट्रैवल करके वाटर में जा रही है, तो वाटर में जो उसका एंगल बनता है वो कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक एंगल वो है जो कि इंसिडेंस रे का है,
कि जहाँ से लाइट ट्रैवल कर आ रही है जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इन्होंने। इफ द रे ट्रैवल थ्रू द वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसमें 1.33। तो उसका डाटा बनाते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, 1.33 इन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट करना है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दिया हुआ कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है इन्होंने। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। और रिक्वायर्ड हमारा क्या है इसके अंदर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको एंगल आर बोलेंगे हम, वो हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारा इसमें कौन सा लगेगा, स्नेल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे हम। स्नेल्स लॉ का फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का फार्मूला था एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाकी काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो दिया हुआ है उसकी जगह पर हम 1.33 लिखेंगे। इक्वल के बाद एंगल आई जो है वो हमें दिया हुआ है, यानी कि इंसिडेंस एंगल हमें जो दिया हुआ है वो साइन 40 डिग्री हो जाएगा अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, साइन एंगल आर, यानी एंगल रिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है। स्टूडेंट अब एंगल आर जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो कि हमें एंगल आर मालूम करना है, रिफ्रैक्टिव एंगल जो है हमारा। तो साइन एंगल आर को हम चूँकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं उधर, साइन एंगल आर, और 1.33 इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। साइन 40 डिग्री एज इट इज लिखेंगे अपॉन 1.33 डिवाइड में आ जाता है। अब साइन 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर आप निकालेंगे, साइन का बटन दबाकर 40 डिग्री जो है लिखिएगा, तो वैल्यू आ रही है इसकी 0.6428 अपॉन 1.33 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1.33 से जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.483। अब चूंकि हमें एंगल आर निकालना है तो उसके साथ जो साइन लिखा हुआ है उस साइन को आप इक्वल के राइट साइड पे ले जाए तो उधर जाकर वो साइन इन्वर्स बन जाएगा। और 0.483 से जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन इन्वर्स की, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट का बटन दबा के अगर साइन दबाएंगे तो साइन इन्वर्स आपको मिल जाएगा। और साइन इन्वर्स के आगे आप ये 0.483 जब वैल्यू लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28.8 डिग्री, जो कि हमारा इसके अंदर रिफ्रैक्टिव एंगल, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव एंगल ही हमें इसमें मालूम करना था। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 13 मैंने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँगा।